नमस्ते बच्चों। तो हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th के चैप्टर 2, राजा, किसान और नगर। कल हमने क्या पढ़ा था इसमें? कल हमने साम्राज्य का प्रशासन किस तरीके से था, मौर्य वंश के बारे में जानकारी, ये सब हमने पढ़ा था, और कुछ हमने महाजनपद, है ना। आज हम पढ़ेंगे राजधर्म के नवीन सिद्धांत। नवीन मतलब नए सिद्धांत। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम दक्षिण के राजा और सरदार। उपमहाद्वीप के दक्कन, दक्कन मतलब जो दक्षिण वाला पार्ट होता है हमारा, है ना। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से। तमिलकम पता चल रहा है, तमिल मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से में चोल, चेर और पांडे, ये हमने पहले भी पढ़ा है कक्षा 6 में, है ना। जैसे सरदारियों का उदय हुआ, ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी हुए। सरदार और सरदारी क्या होती है, अब इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। वंशानुगत पद कौन से होते हैं? यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो वो क्या हो गया, मतलब एक वंश परंपरा चली आ रही है, तो ये हो गया हमारा वंशानुगत पद। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है और अपने समर्थकों में उसे उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं। अब ये देखेंगे एक बार, सेना के लिए हाथी पकड़ना। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। अगर हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें क्या, सैनिक और उनका जो प्रशासनिक संगठन था उनके बारे में हमें पूरा एक्सप्लेनेशन मिलता है। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में उसमें यह लिखा है। हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथिनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते हैं। कौन करते हैं? जो हाथी वनों के संरक्षक होते हैं। यूनानी स्रोतों के अनुसार, यानी कि अगर हम सोर्स देखें यूनान के, तो यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। कितने? 6 लाख हमारे पैदल सैनिक थे, यानी कि जो पैदल पदयात्रा कर रहे थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। यदि यूनानी विवरण सही है तो बताइए कि इतनी बड़ी सेना के भरण पोषण के लिए मौर्य शासकों को किस तरह के संसाधनों की जरूरत पड़ती होगी। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ, कौन सा? प्राचीन यानी कि बहुत पुराना तमिल संगम ग्रंथ में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और एशिया भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन और उपमहाद्वीप के पश्चिम, उत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे। कौन कौन से? एक तो सातवाहन शासक थे और शक शासक। ठीक है। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे, यानी कि जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। अब देखो, दैविक राजा, राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, यानी कि एक तरह से एक सबसे अच्छा उदाहरण पेश किया इन्होंने।
कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। अभिलेखों के बारे में हमने अब हम पढ़ेंगे दैविक राजा के बारे में, ठीक है। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर, यानी कि अगर राजाओं को अपनी कोई उच्च स्थिति प्राप्त करनी थी तो उसका एक साधन क्या था, देवी और देवताओं के साथ जुड़े रहना, एक साधना के थ्रू या फिर एक साधन कह सकते हैं। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, यानी कि ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी ईस्वी तक इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपराओं के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवी स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्ति लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मथुरा, जिसे कृष्ण नगरी भी बोलते हैं, है ना, के पास माट एक जगह है। माट का एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय यानी कि बहुत बड़ी आकार की मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इस प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण खुद को, यानी स्वयं मतलब खुद को देवतुल्य प्रस्तुत, यानी कि देवों के समान प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम चौथी शताब्दी की बात करें तो जो गुप्त साम्राज्य है, इसके साथ साथ कई बड़े बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य भी मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। सामंत कौन होते थे, जो वहां साम्राज्य की एक तरह से देख रेख करते थे, है ना। अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे, और जो राजा दुर्बल होते थे यानी कमजोर प्रवृत्ति के होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियां भी उपयोगी रही हैं। प्रशस्तियां क्या होती थी, जब पहले क्या होता था, जो राजा के दरबार में जो कवि होते थे वो उनके जो उन्होंने अच्छे कार्य किए या फिर उनकी प्रशंसा में कई प्रशस्तियां लिख डालते थे। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाकारों के रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्राय प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में किया। यानी कि जो इलाहाबाद में एक स्तंभ है, स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है, एक प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी थी, हरिशेन, जो किसके राजकवि थे, समुद्रगुप्त के भी राजकवि थे। अब है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ते हैं। यह प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया है। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण हैं। वे अज्ञेय हैं, उनके कोमल हृदय को, ये प्रशस्ति में लिखा गया है किसके लिए, समुद्रगुप्त के लिए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अनेक सहस्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति, यानी कि एक तरह से इसमें ये दिखाया गया है, ये प्रशंसा की गई है कि बहुत ज्यादा वो दयालु भाव के, दीन दुखियों के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण, इस तरीके के व्यक्ति थे। वे देवताओं में कुबेर, जो कि क्या है, धन के देवता हैं, वरुण जो समुद्र के देवता हैं, इंद्र जो वर्षा के देवता हैं, और यम मृत्यु के देवता के तुल्य हैं।
अब है बदलता हुआ देहात, यानी कि अब परिवर्तन आने लगा। ठीक है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जनता में राजा की क्या छवि थी। जो जनता थी वो राजा को किस तरीके से, उनकी नजरों में राजा की क्या छवि थी, क्या वैल्यू थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी। स्वाभाविक है कि अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते हैं। अगर हम ये सोचे कि अभिलेखों में जो ये इस तरीके के अभिलेख होते हैं और इनमें इन्होंने ये क्या करते थे, यहाँ पर उकेर देते थे। कोई भी बात लिखनी होती थी, प्रशंसा लिखनी होती थी, या कोई भी राजा ने ये अच्छा कार्य किया, वो सब लिख डालते थे इन पर। तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हमें अभिलेखों से मिल जाती थी। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में, पंचतंत्र जो ग्रंथ है किसने लिखा था, विष्णु नाम के एक इतिहासकार थे उन्होंने, या फिर एक कवि कह लो, उन्होंने समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां हैं जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया होगा। जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई। अब देखो, गंध तिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। यानी कि कुटिल राजा है। कुटिल राजा कौन होता है, जो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता, अपने जो साम्राज्य है उसका ध्यान नहीं रखता है ना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। तो एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है, वो किसमें बताया गया है, गंध तिंदु जातक नामक एक कहानी में। इन लोगों में वृद्ध, महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि राजा ने अपना भेष बदल लिया और वो अपने जो साम्राज्य उसमें घूमने लगा, कि वो जानने लगा कि प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है। तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं, तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी, कर इकट्ठा मतलब जो टैक्स वसूलते थे। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान खास तौर पर त्रस्त रहते थे, हमेशा मतलब गुस्से में। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढने शुरू किए। इसके बाद आता है उपज बढ़ाने के तरीके क्या हैं। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, है ना, जो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्रों में फैल गया था। कहां पर, गंगा और कावेरी की जो घाटियां थी, जो वहां का कछारी क्षेत्र था। कछारी क्षेत्र कैसा होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा इस तरीके का रहता है। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। यानी कि जो हल होता था, पहले लकड़ी का हल बनाया गया था, है ना, फिर अब ये लोहे के फाल वाले। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसी अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। जो पंजाब और राजस्थान है, ये थोड़ी सी अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्र, तो यहाँ पर लोहे के जो फाल वाले हल है उनका प्रयोग 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का प्रयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाब और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। अगर हम इनके माध्यम से सिंचाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उपज है वो अच्छी होगी। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्राय राजा या प्रभावशाली ही लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया।
ये देखेंगे यहाँ पर मानचित्र 2 में गिरनार ढूंढिए, देख लेते हैं एक बार मानचित्र 2। ये रहा, इसमें गिरनार, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा, कच्छ गुजरात वाला एरिया है ना। तो गिरनार ढूंढ लिया हमने। अब आगे क्या कहा है इसमें, ये जो बॉक्स होते हैं ना, जैसे ये पर्पल बॉक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो मानचित्र 2 में गिरनार ढूंढिए, ढूंढ लिया हमने गिरनार, जो गुजरात वाले एरिया में था। सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। जो सुदर्शन झील है वो कैसा जलाशय था, एक कृत्रिम जलाशय। कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा निर्मित है। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्र दमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया है कि जलद्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राजपाल द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्र दमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया, यानी कि कोई टैक्स नहीं लिया अपनी प्रजा से। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पानी बहुतायत मात्रा में होता है, क्योंकि धान चावल की खेती के लिए हमें किसकी बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसमें पहले धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधों की रोपाई की जाती है। चूंकि ज्यादा मात्रा में पौध बच जाती है तो इसे धान की उपज बढ़ जाती है। अब है ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, यानी कि जो गांव का समाज था है ना, उसमें विभिन्नताएं किस तरीके से थी, इनके बारे में। यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इससे लाभ समान, इसके जो लाभ थे वो समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था, यानी कि काफी विविधताएं बढ़ती जा रही थी। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लेंगे आप। जो पाली भाषा में गृहपति है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, छोटे किसानों और जमींदारों के लिए। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते, जो प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल साहित्य, संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि वेल्लार या बड़े जमींदार, हलवाहा या उल्वर या दास अड़िमई। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि, ये वर्गों के नाम हैं, वेल्लालार, हलवाहा, उल्वर या फिर दास अड़िमई। यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्राय विधि ग्रंथों में की जाती थी। सीमाओं का महत्व क्या था, मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। कौन सा, मनुस्मृति, से संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया। इस ग्रंथ में राजा को सलाह दी गई है, चूंकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद होते हैं, इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड्डियां, गाय के बाल, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत। उसे सीमाओं पर इस प्रकार के और तत्व भूमि में छुपाकर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट ना हो। क्या ये सीमा चिन्ह विवाद के हल पर्याप्त रहे होंगे। अब गृहपति क्या होता है, गृहपति घर का मुखिया, गृह मतलब घर, पति मतलब एक तरह से मुखिया, तो गृहपति घर का मुखिया होता है, घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण रखता है। घर से जुड़े भूमि, जानवर, अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगर में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए, यानी कि जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे उनके लिए किया जाता था। अब है भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण।
ईसवी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिल जाता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन ज्यादातर किस पर थे? ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में है और कुछ तमिल और तेलुगु भाषाओं में है। आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार करें। अब जो पहला वो था, क्या कहते हैं उसे, भूमिदान का वर्णन, वो किस अभिलेख में किया गया था, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें देखना, प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय थे जो, इनकी पुत्री थी कौन? प्रभावती गुप्त। उसका विवाह दक्खन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। इसका एक कारण हो सकता है क्योंकि वह एक रानी थी और इसलिए उनका यह उदाहरण एक विरला ही रहा हो। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। ग्रामीण मतलब जो गांव की प्रजा होती है। इनमें ब्राह्मण, किसान और अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की माप में अंतर है। कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं। यानी कहीं पर छोटे टुकड़े दे दिए दान में तो कहीं पर बड़े दे दिए। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा था। यानी कि जो राजा का शासन था वो एक तरह से कमजोर पड़ने लगा था सामंतों पर। उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने शुरू किए। उनका मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। जैसा कि हमने पिछले अंश में देखा है, उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाह रहे थे। यहाँ पर देखेंगे ये एक छोटे से गांव का जीवन। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। कौन सी? हर्षचरित। इसके लेखक बाण भट्ट हर्षवर्धन के राज कवि थे, जो कि है ना। यह उस ग्रंथ का एक अंश है जिसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे की एक बस्ती के जीवन का अति विरल चित्रण किया गया है। बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल, यानी कि जहां पर वो बस्ती बसी हुई थी वहां पर ज्यादातर आसपास में क्या था? जंगल। और यहाँ धान की उपज वाली खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्सों को छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम हिस्से साफ हैं, जो भी हैं उसकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है। यहाँ लोग पेड़ की छाल के गट्ठर लेकर चलते हैं। फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी और सन भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी और घास के बोझ लेकर आते जाते रहते हैं। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांव में जाकर बेचने को तत्पर रहती हैं, यानी कि जो भी इनके हाथों में सामान रहता है उसे फिर ये जो आसपास में गांव है वहां जाकर इन्हें ये बेचते थे। ये किसमें कहा गया है? हर्षचरित्र संस्कृत में लिखा गया है, जो कि किसने लिखी है? बाण भट्ट जी ने लिखी है हर्षवर्धन के बारे में। ये हर्षवर्धन के राजकवि भी थे। ठीक है, अब देखो प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में कहा है, प्रभावती ग्राम कुटुम्बिनो गांव के गृहस्थ और कृषकों को बोलते हैं कुटुम्बिनो, ब्राह्मणों और दंगुन गांव के निवासियों को आदेश देती है। आपकी ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान दिया गया, यानी कि पूरा का पूरा उसने गांव को ही दान में दे दिया। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना होगा।
एक अग्रहार, अच्छा अग्रहार क्या होता है? अग्रहार उस भूमि के भाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, है ना। अग्रहार क्या, किसको? ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, उस भूभाग को कहते थे। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे, यानी कि जो ब्राह्मण होते थे उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त हैं। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त हैं। इस गांव को खनिज पदार्थ और खदिर वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। फूल और दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित दिया गया है। इस राज्यादेश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया है और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया है। यानी कि इस बात को किसने उत्कीर्ण किया है? चक्रदास ने, और 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया है इसे। भूमिदान के प्रचलन से राज्य और किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतियों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक हो गए, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। इन पर किसी का नियंत्रण नहीं था, ना किसी सामंत का, ना किसी अधिकारी का। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण को आदान प्रदान यानी कि जो भी वो खरीदते बेचते थे, इन चीजों का विवरण या एक्सप्लेनेशन नहीं रखते थे अपने पास। ठीक है, तो आज के लिए करेंगे इतना ही। कल हम पढ़ेंगे नगर और व्यापार के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।